हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने आयरन ओर के बारे में देखा, माइंस के बारे में देखा, जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। फिर इन सारे मिनरल्स को, आयरन ओर को, माइंस को और पोर्ट्स को हमने मैप्स के थ्रू देखा। जिसने भी ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। हमने मिनरल्स को देखा, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, मैग्नीज देखा, उनका अमाउंट देखा पाई चार्ट के थ्रू कि किस अमाउंट में वो इंडिया में अवेलेबल है। फिर हमने उसका मैप देखा। तो जो भी हमारे इस वीडियो पे आए, जो भी हमारे इस चैनल पे आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। प्रीवियस चैप्टर्स में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करें तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कॉपर के बारे में, हम आज पढ़ेंगे, जो कि नॉन फेरस मिनरल होता है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट में पाया जाता है। इसके जो रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन है कॉपर का, वो बहुत ज्यादा कम है। मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर होता है। ये कॉपर मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। बालघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश में, और खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, सिंघम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड की, वहां पर ये कॉपर पाया जाता है। वो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। सेवरल जो ओर्स होते हैं जिसके अंदर एल्युमिनियम मिलता है, वो बॉक्साइट के थ्रू वहां पे होता है। एक क्ले लाइक सब्सटेंस है ये, तो एल्यूमिना से ये ऑब्टेन किया जाता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रिच रॉक्स इन एल्युमिनियम सिलिकेट्स। तो जो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एल्युमिनियम सिलिकेट से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एल्युमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है बिकॉज वो कंबाइन हो जाता है किसी भी मेटल के साथ और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आयरन के साथ ये बहुत हल्का होता है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है और ये बहुत मैलिएबल होता है। इंडिया का जो मेनली बॉक्साइट डिपॉजिट है वो अमरकंटक प्लेट्यू में मिलता है, मैकाल हिल्स में मिलता है और प्लेट्यू रीजन बिलासपुर कटनी के। तो ये जो जगह है इनको आप प्लॉट कीजिएगा मैप पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए इस इमेज में आपको दिखाया है बॉक्साइट की माइंस को। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो ट्रक में ले जाए जा रहे हैं, इनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बॉक्साइट को, एल्युमिनियम को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट बताया है स्टेट वाइज 2018-19 का ये डाटा है। झारखंड से 10%, सबसे ज्यादा उड़ीसा से 65% बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अदर स्टेट से सिर्फ 1%, मध्य प्रदेश से 3%, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से 6% और गुजरात से 9% ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उड़ीसा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इंडिया में 2016-17 के डाटा के अकॉर्डिंग। पंचपटमाली डिपॉजिट जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट है स्टेट का। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, जो एम्परर नेपोलियन थर्ड था उसने अपने कपड़ों पे जो बटन्स, हुक्स जो लगाए जाते थे उनको एल्युमिनियम से बनवाना शुरू किया। सर्व फूड टू हिज मोर इलिस्ट्रियस गेस्ट इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, मतलब वहां पे जो उसके दरबार में जो गेस्ट आते थे उनको एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना सर्व करना शुरू किया। एंड द लेस ऑनरेबल वंस, जो कम ऑनरेबल लोग होते थे, उनके लिए जो ज्यादा ऑनरेबल गेस्ट नहीं होते थे, उनको वो गोल्ड और सिल्वर यूटेंसिल्स में सर्व करते थे। 30 साल बाद ये जो एल्युमिनियम के बाउल्स थे वो भिखारियों के लिए पेरिस में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। अब देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मिका जो मिनरल है वो सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स से मिलकर बनता है। ये जो मिका मिनरल है इसकी प्रॉपर्टीज होती है, आप इसको थिन से थिन शीट्स में कट कर सकते हो। ये जो शीट्स है ये बहुत ज्यादा थिन हो सकती है, 1000 लेयर बन सकती है इन शीट्स की फ्यू सेंटीमीटर मिका से। मिका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, अलग अलग कलर्स में ये हो सकता है, मिल सकता है, बन सकता है। इसकी एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर है इसमें। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी। रेजिस्टेंट होता है हाई वोल्टेज का। मिका एक मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, तार भी इससे बनाए जाते हैं। मिका डिपॉजिट फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न एज में, छोटा नागपुर में ही मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में ये मिलता है। कोडरमा गया जो हाजीरबाग बेल्ट है झारखंड में, वहां पे लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में मिलता है। सबसे ज्यादा झारखंड वाले हजारीबाग के बेल्ट में ये मिलता है। राजस्थान में जो मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है अजमेर। नीलोर जो आंध्र प्रदेश में है
वहां पर भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हो जाता है ये इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं रॉक मिनरल्स के बारे में। लाइमस्टोन फाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के जो रॉक्स होते हैं वहां से लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। बहुत सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इसमें मिलती है। फॉसिल फ्यूल्स इस रॉक में मिलते हैं। लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज का और एसेंशियल हो जाता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस में। मतलब जो आयरन ओर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस होते हैं, जो भट्टियां होती है, वहां पर ये यूज होता है। छोटा नागपुर के जो स्टोर हाउस है मिनरल्स के जो माइंस है उनको प्लॉट कीजिएगा, ये एक्टिविटी है। यहाँ पर स्टेट वाइज 2018-19 के डाटा में आपको स्टेट के हिसाब से लाइमस्टोन का प्रोडक्शन बताया। राजस्थान में 22% सबसे ज्यादा यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद 13% आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटक में 10%, तेलंगाना में 7%, गुजरात में 6%, तमिलनाडु में 5%, महाराष्ट्र में 4% और अदर जो स्टेट्स हैं उनमें 9% लाइमस्टोन का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है या लाइमस्टोन पाया जाता है। सारे जो मिनरल्स हैं हमने देखा कि माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाहे वो शाफ्ट माइनिंग हो या फिर होल माइनिंग हो। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि बहुत बड़ी लेयर अर्थ के ऊपर की हटा दी जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है और वहां से फिर इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रैट होल माइनिंग में क्या होता है कि जिस तरह से चूहे या रैबिट अपना होल बनाते हैं, घर बनाते हैं जमीन के अंदर, उसी तरीके से बहुत पतली पतली छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, अर्थ के डीप सरफेस तक वो खोदे जाते हैं, डिग किए जाते हैं, उसके बाद वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाया जाता है। और इन सारी माइंस के बहुत सारे हजार्ड इफेक्ट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज को हार्म होता है। जहाँ पे ये माइनिंग होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जाती है और भी जो नेचुरल कैलमिटीज आती है उनसे भी इन माइंस में बहुत सारी डेथ, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती है। Have you ever wondered about the efforts the miners make in making life comfortable for you? आपने कभी ये सोचा कि जो माइनर्स होते हैं जो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ को कितना ज्यादा कंफर्टेबल बना चुके हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ता है माइनिंग का उन माइनर्स के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, इन माइंस का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? जो डस्ट, जो नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल की जाती है इन माइनर्स के थ्रू, वो इनके पल्मोनरी डिसीज कॉज करती है। इनको रिस्क होता है यहाँ पे माइंस के कोलैप्स होने का, माइन रूफ यहाँ पे कभी कभी गिर जाती हैं, फायर्स इन कोल माइंस में काफी बार लग जाती है जिससे बहुत सारे माइनर्स की डेथ हो जाती है। वाटर का जो सोर्स होता है इस एरिया का वो कंटामिनेट हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट और स्लरी जो होता है उससे डिग्रेड होती है लैंड, सॉइल। वहाँ के जो आसपास की रिवर है, स्ट्रीम्स है पानी की, वो सभी यहाँ पे डिग्रेड होती है। ये झरिया माइन के बारे में आपको बताया है यहाँ पे कि ओवर 50% जो कोल बेल्ट्स है वो अनसेफ है, वो माइंस अनसेफ है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे इतने प्रॉपरली नहीं लिए जाते हैं, चीप लेबर वहाँ पे लगाई जाती है, उन लोगों का कुछ भी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन और रूल्स वहाँ पे नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। ये सारे जो सेफ्टी रूल्स, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि ये जो माइन है वो किलर इंडस्ट्रीज ना बन पाए। किलर इंडस्ट्रीज का मतलब आप समझ ही चुके हैं कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज वहाँ पे होती है, कितनी सारे माइनर्स की वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे कर सकते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे जो लेयर्स हैं अर्थ की, उसमें एक डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं। जब हम इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमें नेचर से मिले, जब उनको हम हजार्डस वे में यूज करेंगे, वेस्टेज फॉर्म में यूज करेंगे तो वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो नहीं बचेंगे। तो हमें उन्हें कंजर्व भी करना है और एक अच्छे मैनर में, यूजफुल मैनर में उन्हें सही से प्रॉपर अमाउंट में यूज करना है, इंस्टेड ऑफ हम उसको एक्स्ट्रा यूज करें। We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon minerals deposit and substance manufactured from them. हम सभी स्ट्रांगली डिपेंडेंस है इन सारे मिनरल्स के ऊपर, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ये सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं मिनरल्स के ऊपर। पूरे अर्थ क्रस्ट के जो वॉल्यूम है उसमें 1% क्रस्ट पे हमें मिनरल्स पाए जाते हैं जिसको हम रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है मिनरल्स को बनने का बहुत ज्यादा स्लो है और इनका जो रिप्लेनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा कम है। एट प्रेजेंट जिस रेट में हम इनको कंजप्शन कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम उनको कंजप्शन कर रहे हैं उस स्पीड से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा स्लो है।
अपने आप को रिन्यू करने में, इन मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जो मिनरल रिसोर्स है ये बहुत फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यू नहीं हो सकते खुद से। रिच मिनरल डिपॉजिट आर आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ये जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस होती है, जब कंटिन्यू इनका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा उससे इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे इनको डिग करने के लिए, इनको माइन करने के लिए बहुत गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पे खोदने पड़ते हैं, डिग करने पड़ते हैं, जिससे जो सरफेस का डेप्थ है उसको भी बहुत अंदर तक डिग करना पड़ता है और उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो 5.9 फिगर है इसमें एक कोल माइन का फोटो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। अंदर से ये फोटो लिया गया है कोल माइन के अंदर से। आप देख सकते हैं कि लाइट्स के थ्रू यहाँ पे अंधेरे को दूर किया जा रहा है। कितना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे, कितनी ज्यादा सफोकेशन और यहाँ पे कितनी ज्यादा लो क्वालिटी की एयर यहाँ पे है जो कि इनहेल की जाती है माइनर्स के थ्रू, जिससे कि उन्हें बहुत सारी डिसीज भी हो जाती है। हमें क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं, प्लान करना है, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना है, इम्प्रूव करनी है टेक्नोलॉजीज ताकि जो लो कॉस्ट के जो ओर्स हैं उनको भी हम यूज कर पाए। मेटल्स को रिसाइकल करके यूज करना चाहिए, स्क्रैप मेटल्स और अदर जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको भी यूज करना चाहिए ताकि इन वेरियस स्टेप्स को लेके ये जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी ये वैल्यूएबल रिसोर्स, ये सारे मेटल्स मिल पाए, ये सारे मिनरल्स उनको भी मिल पाए। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे मिनरल का सब्स्टिट्यूट को आप यूज कर पाए, ऑब्टेन कर पाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सभी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, सभी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई फ्यूल हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल, एनर्जी कहाँ से जनरेट की जाती है, फ्यूल से, जो कि मिनरल्स से आती है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट की जाती है। एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं फायरवुड, कैटल डंग, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी हाइडल और थर्मल दोनों तरह के यहाँ पे मेंशन है। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। ये हमें नेचर से मिले और ये रिन्यू होते रहते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो रिन्यू नहीं होते, एक बार अगर वो खत्म हो गए उन्हें रिन्यू करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। फायरवुड और कैटल डंग आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अगर हम देखें तो मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है रूरल हाउस होल्ड में, जो गांव के घरों में, वो इन्हीं दोनों से फुलफिल की जाती है। कॉन्टिन्यू अगर इनका यूज किया जाएगा तो आसपास के जो फॉरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाएंगे। लकड़ियों का अगर यूज हो रहा है फायरवुड की तरह तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होंगी। डंग केक के लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि जो डंग केक है वो बहुत वैल्यूएबल मैन्योर हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। अगर ये घरों में यूज ना हो डंग केक खाना पकाने के लिए तो इनको फर्टिलाइजर्स में मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। इंडिया में कोल जो है वो अबेंडेंटली फॉसिल फ्यूल है, अबेंडेंट वे में ये अवेलेबल है, प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल एनर्जी नेशन को, पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, ये सप्लाई करता है एनर्जी इंडस्ट्रीज को और डोमेस्टिक एरियाज को। इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल के ऊपर अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ऑलरेडी हम अवेयर है कोल जो बनता है वो प्लांट मटेरियल के कंप्रेस होने से बनता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लग जाते हैं बनने में। देयरफॉर ये जो कोल है इसकी वैरायटी डिपेंड करती है कि किस डिग्री का कंप्रेशन पड़ा है उस प्लांट के ऊपर, जिससे उस कोल की वैरायटी डिपेंड करेगी कि ये कोल इस वैरायटी का बना अच्छी क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। और डेप्थनेस भी डिपेंड करती है कि कितनी गहराई में जाके वो हमें कोल मिल रहा है, कितना उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है। ये व्यू है कोल माइन का बाहर से, जो शाफ्ट माइनिंग आप कह सकते हैं, कितना टाइम से वो दबा हुआ था जमीन के अंदर, ये भी डिपेंड करता है कोल की क्वालिटी को। जो डिके प्लांट्स होते हैं स्वैम्स में वो प्रोड्यूस करते हैं पीट को, जो कि एक लो कार्बन और हाई मॉइस्चर कंटेंट कोल की क्वालिटी है, जिसमें से कम हीट जनरेट होगी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ये अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिग्नाइट। लिग्नाइट है लो ग्रेड ब्राउन कलर का कोल है ये, जो कि सॉफ्ट है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसके अंदर। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व कहाँ मिलते हैं, नैवेली तमिलनाडु में, जो कि यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कोल जितने ज्यादा नीचे गहराई पे मिल रहा है उस पर जितना ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है उससे बनता है बिट्यूमियस
कोल, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर कोल है कमर्शियल पर्पस के लिए। मेटलर्जिकल कोल हाई ग्रेड ब्यूटिमस कोल है, ये भी एक क्या है, अलग क्वालिटी है कोल की, जिसकी स्पेशल वैल्यू होती है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में, ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है एंथ्रासाइट, तो लिग्नाइट, ब्यूटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। सबसे ज्यादा जो अच्छा क्वालिटी का कोल है वो एंथ्रासाइट है। इंडिया में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता। तो इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक फॉर्म में ये मिलते हैं हमें। दो मेन जियोलॉजिकल एजेस है जहां पर ये कोल मिलता है। फर्स्ट है गोंडवाना, जिसकी एज 200 मिलियन ईयर है। इन टेरिटरी डिपोजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड ये है। और जो इसमें कोल के डिपोजिट है वो टर्शियरी डिपोजिट जो कि 55 मिलियन ईयर ओल्ड के हैं। मेजर रिसोर्स है गोंडवाना कोल का वो है मेटलर्जिकल कोल, जो कहाँ मिलता है, दामोदर वैली में, वेस्ट बंगाल में। ये आपको मैप में बताया कि कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो ट्राइंगल है ब्लैक कलर के वो कोल माइंस है, जो व्हाइट पोर्शन है वो कोल फील्ड्स है, वहां पे कोल माइंस है, वहां से कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्क्वायर है जो ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, वो ऑयल फील्ड्स है जहाँ पे पेट्रोल वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मेजर नेचुरल गैसेस आपको ग्रे कलर में मिलेंगी और HVG नेचुरल गैस पाइपलाइन मिलेगी, जो कि ये आपको दी हुई है। ये गैस पाइपलाइन है। ये आपकी सारी ऑयल फील्ड्स है जो कि कहाँ कहाँ है, बारबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, औरैया, जगदीशपुर, विजयपुर, जबलपुर, कलोल, वडोदरा, अंकलेश्वर, हजीरा, बेसिन, मुंबई हाई और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कोल माइंस आपको देखेंगे ज्यादातर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल रही है, और एक है सिंगरेनी में और एक है नायवेली में। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ये मिलती है। झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है। जो गोदावरी महानदी, सोन और वार्डा वैली है वहां पे भी कोल के डिपॉजिट्स है। टर्शियरी कोल अकर होता है, कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टर्शियरी कोल है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। रिमेंबर जो कोल है वो कैसा है, वो क्या है, वो बल्कि मटेरियल है जो कि एक बार जलते ही ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसका वेट कम होता जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, थर्मल पावर में इसको यूज किया जाता है। तो ये सारी जो हैवी इंडस्ट्रीज है और ये जो थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर ये कोल फील्ड्स होते हैं उसके आसपास ही लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। NCERT की बुक से चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।